हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक महान राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने एक कविता लिखी थी, द टेबल्स टर्न्ड। द टेबल्स टर्न, ये कविता का शीर्षक है। राइटर का नाम है, पोइट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक महान कवि है। इनकी बायोग्राफी हम देख चुके हैं और इनकी कुछ पोएम्स को भी हम देख चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कविता की। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं टेबल्स टर्न के बारे में थोड़ी सी बातें। तो ये पोएम जो है सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1798 में ना, 1798 में, इन द लिरिकल बैलेड्स। ये जो इनका संकलन छपा था, द लिरिकल बैलेड, सबसे ज़्यादा फेमस किताब है इनकी, और ये रोमांटिक एज की शुरुआत भी कही जाती। इस पोएम में फ्रेंड 8 स्टेंजास हैं, जिसमें हर स्टेंजा में 4 लाइन्स। 8 स्टेंजा है, 4 लाइन्स, यानी 32 लाइन्स है टोटल। स्पीकर यूजेज द वर्ड टू रेफर द रीडर फ्रेंड। यहाँ पे जो स्पीकर है, जो कविता को बोल रहा है, वो स्टूडेंट के लिए बात कर रहा है, यानी किसी छात्र से बात कर रहा है, और उसे फ्रेंड के रूप में रेफर कर रहा है। एक देखिए फ्रेंड कि यहाँ पे स्पीकर जो है वो उस स्टूडेंट से जो फ्रेंड के रूप में बात कर रहा होता है, उससे कहता है कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे अच्छा टीचर जो है वो नेचर है, प्रकृति है। इसके बाद आप देखेंगे सब बैरन लीव्स जो है, ये किताब के पेजेस जो होते हैं, पन्ने जो होते हैं, उनको बैरन लीव्स यानी सूखी पत्तियां कहा गया। फ्रेंड्स, इस कविता में 2 पक्षियों का नाम आया है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो लिनेट और दूसरा है थ्रोस्टल। इन दोनों पक्षियों की इमेज भी हम देखेंगे आगे। इनके नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से 2 पक्षियों को का वर्णन किया गया है द टेबल्स टर्न में। तो एक तो है लिनेट और एक थ्रोस्टल। इस पोएम में एक और बात कही गई कि ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है ये मेडलिंग है, यानी कि इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमानी, और मेडल यानी होता है हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, जो हम बोलते हैं सामान्य भाषा में। यानी कि आदमी की जो बुद्धिमानी वो केवल टांग अड़ाने की, हर चीज़ में हस्तक्षेप करने की है। द राइमिंग स्कीम जो है फ्रेंड इस पोएम में वो ए बी। दूसरा, एक और खास बात याद रखें कि ये बैलेड पोएम है ना, बैलेड। जैसा हम पहले कई बार देख चुके हैं फ्रेंड, विलियम वर्ड्सवर्थ को लैक पोइट कहा जाता है, और रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है, नेचर लवर पोइट भी कहा जाता है, नेचर वर्शिपर भी कहा जाता है। 3 कवि है, पोइट है, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनके नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। द लैक पोइट के नाम से इन 3 पोइट को जाना जाता है। एक तो है रॉबर्ट साउदी, दूसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और तीसरे नंबर पे आते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है इनको। तो मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड आई थी, ये रोमांटिक एज की शुरुआत कही जाती है, यहाँ से रोमांटिक एज शुरू हुआ है। रोमांस का यहाँ मतलब फ्रेंड, जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है उसको नहीं बोला गया। रोमांस मीन्स लव टू नेचर, प्रकृति से प्रेम, ये रोमांटिक एज है। विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी मैरी हचिनसन से हुई थी। इनके 5 बच्चे हुए थे फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ जो है ये 1843 में साउदी के बाद पोएट लॉरिएट बने थे। रॉबर्ट साउदी के बाद 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1791 में अपनी पढ़ाई खत्म की। डोरोथी वर्ड्सवर्थ ये इनकी सिस्टर है, जो हमेशा इनके साथ में रही है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे डोरोथी से, और डोरोथी इनके साथ हमेशा, जहाँ जहाँ भी ये गए तो डोरोथी साथ में गई। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनका जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में कॉकर माउथ नाम की जगह पे हुआ था। ये कॉकर माउथ छोटा सा कस्बा कह सकते हैं अपन। पोएट लॉरिएट जो रहे फ्रेंड, इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो 1813 से लेकर के 1843 तक ना, 1813 से लेकर के 1843 तक रॉबर्ट साउदी पोएट लॉरिएट रहे। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से लेकर के 1850, 1843 से 1850 तक।
और इनके बाद अल्फ्रेड टेनिसन, ये 1850 में बने थे पोएट लॉरिएट, और 1892 तक रहे। तो ये चीज़ों को भी अगर याद करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऐसा ही पूछ लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले कौन थे, रॉबर्ट साउदी, और इनके बाद में कौन हुए, तो अल्फ्रेड टेनिसन। ईयर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, 1813 से 1843 तक रॉबर्ट साउदी रहे, 1843 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ रहे, और 1850 से लेकर के 1892 तक ये अल्फ्रेड टेनिसन रहे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी सबसे अच्छी रचनाएं की हैं फ्रेंड, तो 1797 से लेकर के 1808 के बीच में जो इन्होंने कार्य करे, यानी जो रचनाएं की हैं, वो सबसे अच्छी इनकी अच्छे जीवन काल माना जाता है। सबसे अच्छी रचनाएं की हैं इस काल में, बेस्ट पीरियड कहा जाता है पोएट्री के लिहाज से। तो फ्रेंड ये टेबल्स टर्न जो है, ये कविता में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पुस्तक रखी है और प्रकृति इसके पीछे दिखाई दे रही है। तो इस कविता में मोस्टली यही बात कही गई है कि हम किताबों में खोए हुए हैं, जबकि हमारी असली टीचर जो है वो तो नेचर है। तो वो स्टूडेंट से कह रहा है कि उठो और जाओ और प्रकृति को देखो, क्योंकि जो प्रकृति हमको सिखाएगी वो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। तो आइए लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते हैं फ्रेंड। अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, उठो उठो मेरे दोस्त और किताबों को छोड़ो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो निश्चित रूप से तुम डबल हो जाओगे, यानी मोटे हो जाओगे। अप माय फ्रेंड, उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्लियर योर लुक्स, और अपना लुक्स अच्छा करो, यानी अपना अच्छे से व्यवस्थित हो जाओ, तैयार हो जाओ। उठो उठो मेरे दोस्त, और अपना लुक्स जो अपना दिखावा है उसे स्पष्ट कर लो, यानी कि अच्छे से आप तैयार होकर के और बाहर जाओ और दुनिया में देखो कि प्राकृतिक सुंदरता कितनी शानदार है। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, पढ़ते पढ़ते जब हम अव्यवस्थित से हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, होश ही नहीं है चेहरे का, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उठो और जाके अपना लुक्स ठीक करो। इतनी सारी टॉयल, टॉयल यानी तो कठोर परिश्रम, और ट्रबल यानी परेशानी। तो ये सारी परेशानी, ये कष्ट जो है, ये कठोर परिश्रम काहे के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन देखिए फ्रेंड, द सन अबव द माउंटेन्स हेड अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। अब वो यहाँ कवि कह रहा है कि फ्रेंड सूरज जो है ये पहाड़ों के सरों के ऊपर आ गया है, और एक फ्रेशनिंग, एक ताजा करने वाली, लस्टर यानी होता आभा, आभा ना, मैलो यानी होता मधुर। तो सूरज जो है पहाड़ों के सरों के ऊपर आ गया है और अपनी मधुरता से भरी हुई आभा को, ताजगीपूर्ण मधुरता से भरी आभा को बिखेर रहा है। थ्रू ऑल दी लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स, पूरे हरे खेतों से होकर के, एज स्प्रेड यानी फैल चुका है, पूरे हरे खेतों से होकर के ये पूरे में फैल चुकी है, इसकी मधुरता से और ताजगी से भरी हुई आभा। इज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, उसकी पहली मीठी शाम येलो कलर की, यानी सुनहरी कलर की। जब सूरज डूबने लगता है फ्रेंड, आप देखते हैं हर जगह जो है गोल्डन लाइट फैल जाती है, उसका देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया। वर्ड्सवर्थ जो है महानतम कवियों में गिने जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि शब्दों को लिखना ही काफ़ी नहीं होता, उन शब्दों की जादूगरी, मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, पोइट जो होते हैं ये मैजिशियन ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों से खेलना ही तो इनकी जादूगरी है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, कम हियर द वुडलैंड लिनेट, हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि आओ और देखो, ये जो पक्षी आप पीछे देख सकते हैं फ्रेंड, ये लिनेट नाम का एक पक्षी होता है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया। ये जो टिस लिखा है ये एक्चुअल में दिस है, एंडलेस स्ट्राइफ, अंतहीन, देखिए एंडलेस यानी होता अंतहीन,
स्ट्राइफ का मतलब होता है फ्रेंड झगड़ा, कलह, है ना। यहाँ पे हम इसको संघर्ष की बात कर रहे हैं, अंतहीन संघर्ष। वुडलैंड का मतलब होता है फ्रेंड छोटा सा जंगल होता है, उसको कहते हैं वुडलैंड। लिनेट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ देखिए विजडम, है ना, विजडम यानी होता है ज्ञान, बुद्धिमानी, इसको कहते हैं विजडम। तो आइए अब इनका अर्थ, पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अभी हमने शब्दों का अर्थ देख लिया। अब कवि कह रहा है कि फ्रेंड बुक्स, किताबें क्या है, ये तो एक रसहीन और एक अंतहीन झगड़ा है, अंतहीन संघर्ष है। आओ सुनो जंगल में बैठी हुई लिनेट को, आओ सुनो जंगल में बैठी हुई लिनेट को, हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, कितना मीठा है उसका संगीत। ऑन माई लाइफ, मेरे जीवन पे उसने कितना प्रभाव डाला है। लिनेट का जो सुंदर सा म्यूजिक है उसने मेरे जीवन पे कितना प्रभाव डाला है। देयर इज मोर विजडम इन इट, इसमें अभी कभी ये जो कह रहा है लिनेट का जो म्यूजिक है, लिनेट की जो सुंदर मधुर सी आवाज है, उसमें कहीं ज्यादा ज्ञान है बजाय जो किताबें तुम लेकर के बैठे हो। किताबें तो डल, रसहीन, नीरस और एक अंतहीन झगड़ा है जो कभी खत्म नहीं होगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रोस्टल सिंग्स, ही टू इज नो मीन प्रीचर, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। अब देखिए पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो फ्रेंड हार्क का मतलब होता है हियर, सुनो, कभी कह रहा है सुनो, ना, हार्क मीन्स हियर, सुनो। हाउ ब्लिथ, ब्लिथ यानी होता है आनंद से भरा हुआ। थ्रोस्टल ये पक्षी का नाम है जो आप इमेज में देख सकते हैं। प्रीचर, देखिए प्रीच यानी होता है फ्रेंड उपदेश देना, जो उपदेश देने का काम करते हैं, यानी साधु संत महात्मा जो होते हैं उन्हें भी प्रीचर कहा जाता है। फोर्थ का मतलब होता है फ्रेंड आगे, लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी और टीचर, यानी इसमें जो कठिन कठिन जितने भी शब्द हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आइए इस पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। एंड हार्क, और सुनो, हाउ ब्लिथ द थ्रोस्टल सिंग्स, और सुनो कि कितना आनंद से भरा हुआ ये थ्रोस्टल पक्षी गाता है। ही टू इज नो मीन अ प्रीचर, वह भी किसी प्रीचर यानी उपदेशक से कम नहीं है। यानी इसका जो सुंदर सा जो आवाज है, सुंदर मधुर जो संगीत ये गाता है थ्रोस्टल, वो किसी उपदेशक से कम नहीं है। इतना मधुर लगता है जैसे कि कोई उपदेश दे रहा हो। कम फोर्थ, आगे आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, आगे आओ इन चीजों के प्रकाश में, यानी ये जो प्रकृति का ज्ञान है इस प्रकाश में आओ, इस ज्ञान के प्रकाश में आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, और अपना टीचर जो है वो नेचर को बनाओ, है ना। लेट नेचर बी योर टीचर का मतलब है प्रकृति को अपना शिक्षक बनाओ। आगे की लाइंस को देखते हैं। सी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, आवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथड बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रीथड बाय चीयरफुलनेस। आइए पहले कठिन शब्दों का हिंदी में मैं अर्थ बताता हूं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको भी बहुत अच्छे से वो समझ में आए। देखिए रेडी वेल्थ, वेल्थ यानी होता है संपत्ति, पूंजी, है ना। ब्लेस यानी होता है आशीर्वाद देना, किसी को दुआएं देना। स्पॉन्टेनियस विजडम का यहाँ जो फ्रेंड अर्थ है स्वतः अपने आप प्राप्त होने वाली है, स्वतः स्फूर्ति से भरी। विजडम यानी होता है ज्ञान, बुद्धिमानी, ना। स्पॉन्टेनियस का नैसर्गिक भी कहा जाता है इसको, नैसर्गिक, आप कह सकते हैं कि नैसर्गिक ज्ञान। ब्रीद का मतलब होता है फ्रेंड सांस लेना, जो हम सांस लेते हैं इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई, सत्यता, और चीयरफुलनेस यानी होता है प्रसन्नता। आइए अब इस पूरे स्टेंजा का हिंदी में अर्थ देखते हैं। सी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, अब सी मतलब कौन, प्रकृति की बात कर रहे हैं कि उसके पास दुनिया की तैयार संपत्ति है, पहले से तैयार है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू बी ब्लेस, हमारे दिल को
हमारे माइंड को, दिल को और माइंड यानी मस्तिष्क को, हमारे मस्तिष्क को और हृदय को आशीर्वाद देने के लिए, दुआएं देने के लिए। स्पॉन्टेनियस विजडम, नैसर्गिक ज्ञान, ब्रीथड बाय हेल्थ, जहाँ नैसर्गिक ज्ञान जो है सांस लेता है एक स्वास्थ्य से भरे माहौल में। ट्रुथ ब्रीथड बाय चीयरफुलनेस, जहाँ सच्चाई सांस लेती है प्रसन्नता से, सच्चाई भी प्रसन्नता से सांस लेती है। फ्रेंड, आज के ज़माने में बात करें तो हर जो बड़ा शहर है, हर देश, लगभग हर देश में और हर बड़े शहर में एक बहुत बड़ी समस्या पॉल्यूशन, प्रदूषण में सांस लेना आदमी का दूभर हो जाता है। आप देखिए कि इतने सालों पहले कवि ने उस समय जो बात कही थी वो आज के संदर्भ में भी कितनी सटीक बैठती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि रेडी वेल्थ है प्रकृति के पास, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रकृति के पास जाओ, जहाँ पे जो है आपका हृदय, आपका मस्तिष्क इसको ये वरदान दे देगी, आशीर्वाद से भर देगी। और एक नैसर्गिक ज्ञान जो है ये यहाँ पे हेल्थ, देखिए स्वास्थ्य पूर्ण वातावरण में माहौल, स्वास्थ्यपूर्ण जो वातावरण है वहाँ पे नैसर्गिक ज्ञान जो है वो सांस लेता है। यहाँ सच्चाई सांस लेती है एक आनंद के साथ। आइए फ्रेंड नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach you more of a man of moral evil of good than all the sages can। अब कठिन शब्दों को देखते हैं फ्रेंड। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, आवेग, उद्दीपन भी कह सकते हैं। वर्नल का मतलब है फ्रेंड बासंती, बसंत ऋतु, स्प्रिंग का जो वुड रहता है, वुड यानी होता है जंगल, है ना, जो स्प्रिंग के जंगल है ना, बसंत के मौसम में जो जंगल होते हैं उसको कहा गया वर्नल वुड। मोरल एविल, नैतिकता से भरी हुई बुराई, है ना। देन ऑल दी सेजेस कैन, सेजेस यानी होता है फ्रेंड साधु महात्मा जो होते हैं इन्हें सेजेस कहा जाता है। तो कठिन शब्दों को देख लेना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, इन शब्दों का आपको हिंदी में अर्थ आएगा तो आपको वो कविता बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आइए पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, एक बासंती वन से, बासंती यानी बसंत का मौसम जो होता है, बासंती वन से एक आवेग, एक उद्दीपन आपको सिखा सकता है ज़्यादा बजाय कि जितना एक व्यक्ति सिखाएगा, है ना। बसंत के ऋतु का जो वन है, जो जंगल है, वो आप उसका केवल एक उद्दीपन ही आपको ज़्यादा सिखा सकता है बजाय कि एक आदमी के। ऑफ मोरल एविल, नैतिकता से भरी बुराइयों के बारे में या अच्छाइयों के बारे में। देन ऑल दी सेजेस कैन, बजाय कि जितना कि सारे साधु मिलकर भी आपको सिखाएंगे, उतना तो एक बसंत के मौसम का जो जंगल है उसका एक आवेग ही आपको सिखा देगा। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिसशेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डिसेक्ट। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमारी जो आदत होती है हर चीज़ में टांग अड़ाने की, छेड़छाड़ करने की, उसके बारे में बात कही जा रही है। आइए पहले कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। लोर का मतलब फ्रेंड एक तो होता है जनश्रुति, जो आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म है इसमें सारे महाकाव्य, सारी जो रचनाएं थी वो पहले जनश्रुति के रूप में थे, यानी बोल के याद कर लिए जाते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो जाते रहते थे। यहाँ लोर का मतलब गीत की बात कर रहे हैं, गाने की बात कर रहे हैं। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, हमारा हस्तक्षेप करने वाला जो बुद्धिमानी है। मिस शेप का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, रूप बिगाड़ देना। ब्यूटियस फॉर्म, सुंदर रूप, है ना, फॉर्म्स यानी होता रूप, थिंग्स यानी होता वस्तुएं। वी मर्डर टू डिसेक्ट, मर्डर मतलब होता है हत्या करना और डिसेक्ट का मतलब होता है चीर फाड़ करना, किस जो चीर फाड़ करते हैं। जो बायोलॉजी में आपने देखा होगा कि
चीर फाड़ की जाती है, मछली को काटते हैं, कभी मेंढक को काटते हैं, इसे कहते हैं डिसेक्शन। डिसेक्ट से बना है डिसेक्शन। आइए अब इस स्टेंजा कार्ड देखते हैं। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। मधुर है वो गीत जो हमारे लिए प्रकृति लेकर आती है। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, हमारा जो हस्तक्षेप, टांग अड़ाने की जो बुद्धिमानी है वो खराब कर देती। सुंदर रूपों को, चीज़ों के, हमारी जो हस्तक्षेप करने की जो आदत है, हमारी जो हस्तक्षेप करने की बुद्धिमानी है, ये वस्तुओं के सुंदर रूप को बिगाड़ देती है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, और हम चीर फाड़ करते हैं केवल हत्या करने के लिए। यानी हम जो प्रकृति को बर्बाद कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, है ना, जंगलों में आपने देखा होगा आजकल पहाड़ों को काट करके सड़कें बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिसेक्ट कर रहे हैं प्रकृति को, चीर फाड़ कर रहे हैं, और इस तरह से एक तरह से हत्या कर रहे हैं हम उसकी। प्रकृति से छेड़छाड़, ये आज के ज़माने में आप देखें, जब ये 200 साल पहले ये कविता में बात कही है, लेकिन आज भी ये और ज़्यादा आप देखें तो ये प्रासंगिक है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट और लास्ट लाइंस को देखते हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, कम फॉर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव्स। फ्रेंड इस स्टेंजा का यानी इन लाइंस का अर्थ देखते हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। चाहे जितना भी किताबों में साइंस के बारे में या कला के बारे में लिखा गया हो, इन सूखे पत्तों को बंद कर दो। कभी कह रहा है इन किताबों को बंद कर दो, बहुत है इसमें विज्ञान और कला, लेकिन इसे बंद कर दो, ये सूखी पत्तियों के अलावा कुछ नहीं है। कम फॉर्थ, आगे आओ, एंड ब्रिंग विद यू हार्ट, और एक ऐसा दिल लेकर के आओ, दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, और ऐसा दिल लेकर के आओ जो देखे और ग्रहण कर सके। कभी यहाँ पे कह रहा है किताबों में भले ही कितना ही ज्ञान भरा हो, कितना ही साइंस विज्ञान के बारे में, कला के बारे में लिखा गया हो, लेकिन इन सूखी हुई पत्तियों के समान है ये कागज, इनको बंद कर दो और आगे आ जाओ, और एक ऐसा खुला दिल लेकर के आओ जो दुनिया में प्रकृति को देखे और प्राकृतिक सुंदरता को ग्रहण कर सके, और ताकि तुम सीख सको जो असली ज्ञान है वो तो प्रकृति में है, बजाय कि इन किताबों के। फ्रेंड लाइंस बाय लाइंस एंड एक एक शब्द को मैंने कोशिश की आपको समझाने की, एक एक कठिन शब्द जितने भी आए यहाँ पे इनको हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।